dream because dream if coupled with genuine efforts leads to success. So बच्चों, आज हमारे सामने अन अकेडमी के एक ऐसे अचीवर हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, गोल्ड मेडल लेकर आए एंड उसके बाद सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक 6 लेकर आए. वेलकम कुशाग्र वैश. तो बाबू, कैसा लग रहा है आपको इस बैक टू बैक सक्सेस के बाद? सर फीलिंग अनएक्सपेक्टेड तो है ही है, लेकिन था कि मार्क्स तो अच्छे आएंगे. मैंने जिस दिन रिजल्ट खोला था, मैंने पहले आप लोगों को नहीं बताया था. रिजल्ट ओपन नहीं हुआ, कोई बात नहीं. मैं फिर मेरिट लिस्ट में चला गया. पता नहीं एकदम कहाँ से ख्याल आया कि मेरिट लिस्ट पे जाते हैं. मेरिट लिस्ट खोली, AIR 6 513 बंद. फिर रिजल्ट ही नहीं देखा मैंने. बहुत बढ़िया. तो बच्चों, आपको पता होगा कि जब आपका जैसे फाउंडेशन में तो रैंक नहीं आता है, जब आप इंटर क्वालिफाई करेंगे तो पहले आपको मार्क्स मिलता है जिसमें सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल लिखा होगा. जब बच्चा सक्सेसफुल देखता है, उसको लगता है कि अच्छे मार्क्स आते हैं, तब हिम्मत करके हम लोग क्लिक करते हैं चेक मेरिट. एंड ये पहली बार मैं सुन रहा हूं कि इस बच्चे को अपना रिजल्ट नहीं दिखा, उन्होंने पहले ही मेरिट चेक कर लिया एंड ऑल इंडिया रैंक 6 विद 85.5% परसेंटेज. ये 12 का मार्क्स नहीं है, ये इंटर का मार्क्स है. सो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. बहुत सारी चीजें आज हम लोग कुशाग्र से पूछेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे उनकी जर्नी के बारे में. तो सबसे पहले शांतम सर, आप प्लीज बताइए. सबसे पहले बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा अचीवमेंट है. सिंगल डिजिट रैंक लाना कोई मजाक नहीं, बहुत अच्छा अचीवमेंट है. आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी टू मीट यू इन पर्सन. मेरे आपसे कुछ सवाल है. जैसे सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि जैसे ये जो सीए का है, अब जनरली बच्चा जब सीए के बारे में सोचता है तो या तो वो पहले से जब क्लियर होता है तो वो फाउंडेशन के रूट से एंट्री करता है, जैसे कि सर ने बताया, और मेरे से भी बहुत जान के सरप्राइज हुआ मेरे को. क्यों हुआ वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे, कि आपने डायरेक्ट एंट्री रूट से किया. तो क्या मैं इससे ये समझ सकता हूँ कि जब आप 12th में थे या जब आप फर्स्ट ईयर बीकॉम में थे या सेकंड ईयर में थे, आपको क्लियर ये पता नहीं था कि सीए करने वाले हो, कि हमेशा से ऐसा था कि करना है लेकिन बीकॉम के बाद करना है? व्हाट वाज द क्लियर तो जब कॉमर्स स्ट्रीम ली थी तभी से था कि आगे सीए करना है 11th से. लेकिन 12th के बाद कोविड आ गया था. कोविड आने से पहले पापा का ड्रीम था कि मतलब एक अच्छे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है. ओके. अब वो क्योंकि मेरी सिटी में अवेलेबल नहीं है, मुझे बाहर जाना पड़ा. तो आप कहाँ गए थे बेटा? सर BHU वाराणसी. ओके. तो वहाँ जाने के लिए थोड़ा सिटी भी चेंज होता है, तो वो स्टडीज़ मैनेज करना मुझे अपने आप लगा कि नहीं हो पाएगा. दोनों को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊंगा, ना कि मैं बीकॉम को दे पाऊंगा. वहाँ क्योंकि रेगुलर क्लासेस करनी है, तभी उसका फ़ायदा है, वरना तो फायदा नहीं. सही बात. तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि अब क्योंकि डायरेक्ट एंट्री रूट था तो मैंने डायरेक्ट एंट्री फिर चूज़ किया. ओके. तो जब आप ये मतलब सीए की ड्रीम पहले से ही थी, यस, बट बीच में इतने हर्डल्स आ गए, इसके लिए आपने बोला कि बाद में करेंगे. बच्चों एक चीज नोटिस करने वाली है, पता है, हौसला और अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा दोनों बहुत जरूरी है. और इसकी जो टाइमिंग हो कि बच्चे ने, देखो अब उसने एक चीज सोची 11वीं में, अब 11वीं नहीं हो पाया, 12वीं नहीं हो पाया, फर्स्ट ईयर नहीं हो पाया, सेकंड ईयर नहीं हो पाया. जनरली पता है आदमी क्या करता है, इतने दिन में अपने ख्वाब को छोड़ देता है या बदल देता है. लेकिन उसने ठान के रखी थी कि करूंगा तो मैं सीए ही करूंगा. अच्छा बच्चे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अब आपने जैसे बताया कि आपको ग्रेजुएशन में भी गोल्ड मेडल आया था, ठीक है, तो आपके कोई ऐसे दोस्त और हैं जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू अभी सीए कर रहे हैं, या आपके साथ किसी ने ऐसा शुरू किया हो? सर अभी मेरे साथ पहले किसी ने नहीं किया. सब लोग फाउंडेशन रूट से ही थे, ग्रेजुएशन के साथ ही कर रहे थे. ओके. तो अब मैं आपसे एकदम पॉइंट ब्लैंक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ. आप जब डायरेक्ट एंट्री रूट के बाद जब पहली इंटर की क्लासेस में घुसे, तो क्या आपको ऐसा सेटल होने में टाइम लगा कि इट वाज लाइक एकदम केक वॉक? सर स्मूथ था, क्योंकि क्लासेस में जो फाउंडेशन थोड़ा छोटा सा पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग से, तो उस वजह से स्मूथ था. लोग अपने बीकॉम को सीरियसली नहीं लेते हैं, मैंने बीकॉम को भी सीरियसली लिया, तो थोड़ा बहुत तो फाउंडेशन थोड़ा बन जाता है बीकॉम से भी. पॉइंट. क्योंकि थर्ड ईयर में जो कुछ है सब्जेक्ट, भले अकाउंटिंग में AS नहीं है, इनकम टैक्स उस लेवल का नहीं है, लेकिन बेसिक्स तो पता चल जाते हैं. तो बेसिक्स से ट्रांजिशन जो था स्मूथ. मतलब आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप मतलब बच्चों को ये एडवाइस करोगे कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट बीकॉम के साथ जस्टिस कर लो. यस सर. जिससे आप जब, और मैं ये पर्सनली भी मानता हूँ कि बीकॉम का जिस तरह का करिकुलम है, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, वो करिकुलम इस तरीके से बना हुआ है कि जब आप उसके बाद सीए में डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको पता है कि इनकम टैक्स क्या है, ठीक है, या आपको पता है उसमें एक सब्जेक्ट भी आता है थर्ड ईयर में, IFS बोल के होता है.
तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या चीजें हमको आगे पता चलेंगी। कॉस्टिंग भी है उसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है उसमें। तो बच्चों, पर्पस मेरा ये है आपको बताने का कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री की तरफ जा रहे हो, और पर्सनली स्पीकिंग इंस्टीट्यूट खुद डायरेक्ट एंट्री प्रमोट कर रहा है अभी, वरना उन्होंने इनिशियल स्टेजेस से आर्टिकलशिप नहीं हटाई होती। किशन सर अग्री करेंगे, काला सर को भी पता है, आदि सर को भी। पहले क्या होता था डायरेक्ट एंट्री में, आप जब डी के लिए एनरोल करते थे, पहले आपको 6 महीना आर्टिकलशिप करनी पड़ती थी स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद आप एग्जाम दे पाते थे। अभी तो इंस्टीट्यूट बोलता है आप डी से आओ या फाउंडेशन से आओ, 9 मंथ स्टडी पीरियड सबके लिए, उसके बाद मस्त एग्जाम दे के जाओ। तो हमदम सर जानते हैं पहले ना ऐसा होता था। मैं बच्चों को बता दूं कि आज से करीब 15-16 साल पहले जब मेरे भैया ने सीए इंटर किया था, उस समय ऐसा ही था, डायरेक्ट एंट्री एंड देन आर्टिकलशिप, सब कुछ एक साथ। फिर चेंजेस हुए और फिर वापस से वही लेकर आए, वापस आ गया। तो लौट के बुद्धू घर को आए, वो लगे सर। तो भैया ये तो किशन सर ने बहुत अच्छी चीज बताई कि ये पहले भी ऐसा था, फिर वापस हुआ, अब फिर वापस आ गया। तो अब मैं तुमसे एक चीज जानना चाहता हूँ, अब आप AIR 6 आ गया, ठीक है, अब डायरेक्ट एंट्री से क्लियर भी हो गया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बच्चे अभी ये सोच रहे हैं डायरेक्ट एंट्री के बारे में, लेट्स से अभी जो बच्चा फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में, उसको अपना बीकॉम किस तरह अप्रोच करना चाहिए ये चीज अचीव करने के लिए? क्योंकि भाई डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे के लिए सिंगल डिजिट रैंक लेके आना मतलब एक गर्व, वैसे भी सिंगल डिजिट रैंक लाना एक गर्व की बात है। उसके बाद एक डायरेक्ट एंट्री से बच्चा लेके आया तो भैया स्टेटस बढ़ा दिया उसने डायरेक्ट एंट्री के कोर्स का। तो भैया बताओ, मेरे को ये जानना है मेरे को आपसे। सर सबसे पहला तो वही बीकॉम के करिकुलम के साथ जस्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांजिशन वरना स्मूथ नहीं होगा। अगर फाउंडेशन रूट से आते हैं तो फाउंडेशन में थोड़ा आईसीआई का लेवल पता चल जाता है, एग्जाम्स देते हैं तो उसका आईसीआई का लेवल आ जाता है, लॉ में उसका लेवल, क्योंकि बीकॉम का जो लॉ होता है वो इस तरीके से नहीं होता कि प्रोविजंस फिर सिचुएशन की कंक्लूजन, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन समझ के अगर उधर भी पढ़ेंगे तो वो बेस बन जाएगा, तो ट्रांजिशन स्मूथ होगा, क्योंकि है तो एट द एंड ऑफ द डे सेम ही। हाँ। ओके, हम लोग अब आदि सर के पास चलेंगे। आदि सर बताइए क्या पूछना चाहेंगे? सर देखो, मेरा तो बहुत ही बेसिक सवाल है जो सभी बच्चे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। कुशाग्र, अपन अपने पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है थियोरी और एक है प्रैक्टिकल। आई एम श्योर थियोरी के लिए एक अप्रोच रखा होगा, प्रैक्टिकल के लिए एक अप्रोच रखा होगा। तो सबसे पहले थियोरी जो इतना वास्ट है उसे कैसे मैनेज किया, और हर एक की एक ना एक स्ट्रेंथ रहती है। जैसे मेरी स्ट्रेंथ प्रैक्टिकल थी, थियोरी नहीं होता था मुझसे। कई बच्चों की स्ट्रेंथ थियोरी है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा उनका हाथ तंग जाता है। तो दोनों में से पहले तो ये बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग था, फिर थियोरी कैसे किया और प्रैक्टिकल कैसे किया, और प्रैक्टिकली बताना कि जो बच्चों के लिए पॉसिबल है। क्योंकि तुम थोड़े से, मैं मानता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, थोड़े ज़्यादा नॉलेज है, अभी बात करके ही समझ में आ रहा है, तो तुम्हारे लिए शायद थोड़ा आसान रहा होगा, पर एवरेज स्टूडेंट को कंसिडर करते हुए बताइएगा। प्रैक्टिकल सर ज़्यादा फेवरेट था स्टार्टिंग से ही। अकाउंट्स अच्छा लगता था, फिर टैक्स में जब आया इंटर में तो उसमें इंटरेस्ट बना, एफएम कॉस्ट इन सब में इंटरेस्ट ज़्यादा बना। प्रैक्टिकल में सिंपल है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का पैटर्न अलग होता है, कुछ ना कुछ एक पॉइंट, न्यू पॉइंट्स पता चलते हैं। ये नहीं है शुरू में लगता है, अगर हम क्या होता है बच्चों का अप्रोच की ऑडिट करेंगे क्वेश्चंस का, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, लेकिन वो ऑडिट में वो जो पॉइंट जो छुपे हुए होते हैं वो नहीं पता चलते हैं, और आईसीआई एग्जाम्स में वहीं पे खेलता है। आईसीआई इज वेरी क्लेवर, यस। तो वो प्रैक्टिस से ही होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। अकाउंट्स में जब मैंने, क्योंकि फर्स्ट पेपर था, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस थी, और पेपर से पहले जो 1.5 डे है, मतलब इसमें तो ज़्यादा मिल जाता है। मेरा 1-1.5 रजिस्टर मैंने क्वेश्चंस करे थे एग्ज़ाम से पहले। उससे पहले की तो बात ही अलग है, जो बिल्कुल जस्ट फ्रेशली ये, तो वही प्रैक्टिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो बहुत ज़्यादा है। थ्योरी में एक बार में तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं हुआ था, हल्के हल्के करके होता है। मैंने भी पहले बार किया मेनली ऑडिट में, क्योंकि ऑडिट सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। नहीं हुआ था मुझे भी पहली बार में। मैंने मॉक टेस्ट दिए, उसमें मॉक टेस्ट ज़रूरी होते हैं, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस उसमें मॉक टेस्ट से ही, टाइमिंग कि कितना लिखना है, कितने पे मार्क्स मिलेगा, आईसीआई कितने मार्क्स देगा, खासकर एवेल्यूटेड वाले। उसमें मुझे पहले मॉक टेस्ट दिया, नहीं बना, मैंने 2 बार दिया। तीसरी बार में जब मैंने रिवीजन करके अच्छे से फिर मॉक टेस्ट दिया, तब मुझे अच्छा आया। और ऑडिट में मतलब परसेंटेज वाइज अगर मैं स्कोर देखना चाहूँ, कि मैं कुछ ऑडिट में क्वेश्चंस 2-3 छोड़ के आया था, तो अब जो सर्टिफाइड कॉपीज आई उसमें ऑडिट में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। हाँ सर, जितना अटेम्प्ट किया वर्सेस जितना मिला, हर दूसरे क्वेश्चन में मतलब फुल 4 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 3। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हाईलाइट करिए कि भैया जो वीकनेस थी हमारी, उसी पे ज़्यादा वर्क किया, लिख कर किया, सबसे बड़ी बात यह है, ये बढ़िया चीज़ थी।
जब मेरा एक और सवाल है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लेके, जैसे 1-1.5 दिन में तो सब कुछ रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है और ऑडिट करना बहुत ज़्यादा घातक जाता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का भी सर ऑडिट करते हैं बच्चे हर सब्जेक्ट का ऑडिट करते हैं। तो तुमने क्या ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके रखे थे कि भाई यही क्वेश्चन मैंने करने हैं एग्जाम टाइम में, या फिर क्वेश्चंस के अंदर भी एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है? टीचर से तो हर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगता है, पर बच्चे ने कैसे अप्रोच किया, मतलब आपने कैसे अप्रोच किया? सर कैटेगरी वाइज बनाए थे, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे करे थे कि ये तो करने ही करने हैं लास्ट 1.5 डेज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिख के करने हैं। लिख के करने हैं। फिर सेकंड कैटेगरी थी कि वो क्वेश्चंस देखने हैं, उसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, जैसे 3-4 पॉइंट्स आ गए जो ट्रिकी पॉइंट्स है, वो करके देखने हैं, वो एंट्री करनी है या वो उधर देखना है, सॉल्यूशन से देखना है। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन जो ऐसा लगता है कि मतलब स्कोरिंग होंगे, आते हर बार हैं, जैसे कॉस्टिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से हर बार आता है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन वो मैंने प्रैक्टिस नहीं करा। ये था आएगा 100% इसमें स्कोर करना है, तो वो ऑडिट करा, ईजीएस्ट थिंग। वो इसमें मैं सवाल को राकेश सर को थोड़ी देर बाद देते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं थोड़ा और एलेबरेट करता हूँ। जैसे ना क्रिकेट मैच होता है, उसके अंदर जब बैटिंग टीम रहती है, राकेश सर रिलेट कर पाएंगे अभी, जो टोटल स्कोर बनाना रहता है ना, वो हर एक बैट्समैन को एक टारगेट देते हैं, तो भी कि भैया तुम ओपनर हो तुम इतने बनाना, तुम मिडल ऑर्डर हो तुम इतने बनाना, अगर कुछ ऊपर ओपनर इतने स्कोर नहीं कर पाया तो मिडल ऑर्डर पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आता है। तो तुमने हर सब्जेक्ट का कुछ टारगेट रखा था कि भैया इस सब्जेक्ट से इतना निकलना चाहिए, इससे तो इतना बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन है? सब प्रैक्टिकल से सबसे ज़्यादा था, फिर उसके बाद थ्योरी में लॉ, लास्ट मेरा था कि ऑडिट। ऑडिट में मेरा मतलब पेपर से पहले ऐसा लगा था बस पास हो जाऊँ, लेकिन पेपर देने के बाद लगा कि इसमें 90 आ रहे हैं, और सर आए भी 89। नाइस, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे मार्क्स बहुत बढ़िया। सर आपकी। सर बिल्कुल सर। मेरे 2 छोटे से सवाल हैं। बाकी सब कुछ तो सबने कवर कर ही लिया। मैं सिर्फ छोटे से 2 सवाल हैं। एक, जब अब तो रैंक आ चुकी है AIR6 और AIR6 आए हुए भी टाइम हो चुका है, तू ग्रैब भी कर चुका है, पूरे शरीर को पूरे घर को मालूम है तेरी AIR6 आ गई है। मैं कह रहा हूँ जब फर्स्ट पेपर दे के आया था अकाउंट्स का, एडवांस अकाउंट्स का, वो कितना अच्छा गया था या कैसा गया था, एवरेज या अबव एवरेज, या 6 में से? चल पहले फर्स्ट बता कि एडवांस अकाउंटिंग का पेपर कैसा गया था? सर एडवांस जितनी एक्सपेक्टेशन थी वैसा, या उससे बेटर, या उससे ज़्यादा बेटर? नहीं, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, जितनी प्रिपरेशंस थी, उससे थोड़ा कम। और उस समय लग रहा था कि यार कि मैं ये जा सकता हूँ, या कभी भी किसी वक्त लगा कि यार शायद सेकंड ग्रुप नहीं दूंगा? नहीं सर, वो कभी नहीं लगा था, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री से था, थोड़ा लेट तो है ही है, तो मेरा ये तो था कि देने तो दोनों ही ग्रुप में, पास दोनों ही करने हैं। और पूरे 6 पेपर देते समय सबसे लास्ट पेपर जब आता है, या फर्स्ट ग्रुप जब क्लियर हुआ, 3 पेपर हुए, कभी इसी ड्यूरेशन में, कभी मैं किसी ऐसे बच्चे के लिए पूछ रहा हूँ कि जिसका मान लो पहला पेपर उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया, या सेकंड पेपर ऐसा नहीं गया, तेरे साथ कभी ऐसा हुआ कि 2 पेपर्स के बाद या तीसरे पेपर के बाद लगा कि यार एक्सपेक्टेशन से कम जा रहा है, या मैं रुक जाता हूँ, या मेरी मेहनत जितनी करना चाहता था उतनी हो नहीं पाई, या 6 दिन बिल्कुल वैसे के वैसा रहा जैसा 6 दिन सर, वैसे ही रहे? जैसा वैसा था स्टार्टिंग में, अकाउंट्स के पेपर में जो जोश था, वो लास्ट के FM SM के पेपर में भी जोश सेम टेक्निक यही है। AIR मटेरियल ही है, वो इसके प्रॉपर जवाब में वही है कि लैक नहीं करना है, कहीं पे भी लैक नहीं करना है। अकाउंट्स का पेपर थोड़ा लगा था जो एक्सपेक्टेशन से कम हुआ, लेकिन उसमें जो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया था, अमालगमेशन आया था, मेरी बैलेंस शीट पहली बार मैच करी थी, मुझे मालूम था ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नंबर काट ही नहीं सकता। अच्छा चल, मैं अब तूने अमालगमेशन इंटरनल बोला, मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ, चल हो जाती है सर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर वो रिडम्पशन और डिवेंचर का आ गया सर, कन्वर्ट ओन डिवेंचर, अब वो स्टडी मटेरियल में नहीं है। अब तुमने ऐसे क्या अलग प्रिपेयर किया कि वो क्वेश्चन जैसे एक बारी में हो गया? सर RTP वगैरह में, MTP में, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नहीं था। हाँ, लेकिन वो शायद टॉपिक बेसिकली फाउंडेशन का है, फाउंडेशन का है ना, डिवेंचर में ओपन मार्केट का कांसेप्ट है वो। लेकिन वो उन्होंने किसी और में शायद अमालगमेशन में ही उन्होंने दे रखा था, कुछ क्वेश्चंस में 1-2 एंट्रीज थी, इंटरनल के साथ नहीं है वो, इंटरनल के साथ नहीं था, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि एंट्री तो वही होनी है। दैट्स इट सर, यही क्लास में बच्चों को कहा जाता है कि तुम्हें फर्क क्या पड़ता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से जुड़ के कहाँ से आ गया। वही मैंने सर बनाया, जो इन्वेस्टमेंट में भी थे वो ओन डिवेंचर्स की सेल, तो सेम कंसेप्ट, वही टेबल बनाई, सेल का प्रॉफिट निकाला, सेम एंट्री, एंट्री तो वही होगी सर, कोई क्वेश्चन है सर दोनों को अकाउंट्स के पेपर दे देते अभी। अभी यही पता चल सर मैंने सॉल्व करा है सर यूट्यूब के चैनल पे पूरा का पूरा पेपर, लेकिन नहीं यार। पर सर ये जो है ना, मेरे ख्याल से माइंडसेट का गेम है, जो मैच्योरिटी इसने डायरेक्ट एंट्री से गेन करी है, क्योंकि बच्चा रेडी है। जब सर डायरेक्ट एंट्री का पूछ रहे थे ना, मुझे पता क्या लगता है कि डायरेक्ट एंट्री और फाउंडेशन में शायद एज डायरेक्ट एंट्री को क्यों ज्यादा है। डायरेक्ट एंट्री वाला बच्चा ना थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर होता है, और चीजें ज्यादा देख चुका होता है,
और उसे पर वो पता है कि पर वो नई चीजों से depend- डरता नहीं है। पर वो डिपेंड इस चीज पर करता है कि आपने how अपने you बीकॉम के attempt, पीरियड में हाँ, किया क्या है। अगर आपने सिर्फ बीकॉम इसलिए करा है क्योंकि डीओ अच्छा था तो अलग बात है। वर्ड यूज किया, मैनेज करना वर्ड नहीं यूज कर, जस्टिस की बात करो बार बार। मेरे को जस्टिस करना था हर चीज का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा बच्चा सिर्फ नाम के लिए बीकॉम हाँ कर रहा नाम था। के लिए करता है। तो कहीं से कहीं तक हम यहाँ पे फाउंडेशन को डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं बच्चों, फाउंडेशन रूट से ही जाइए क्योंकि आपका समय बहुत बचता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भैया डायरेक्ट एंट्री से करने पर भी आप AIR वो भी सिंगल डिजिट ला सकते हैं। आपके सामने जीता जागता है। फाउंडेशन को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, बस ये बताना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट एंट्री से रैंक आता है और ये बैठा है रैंक में। डायरेक्ट एंट्री वाला बच्चा हमेशा बाकी फाउंडेशन वालों के साथ बैठ के इसको लगता है कि यार मैं 3 साल पीछे हूँ इनसे। हाँ एक्चुअली उसके हमेशा अंदर वो रहता है, उसके अंदर वो inferiority डिमोटिवेशन रहता है कि अरे मैं 2 साल पीछे हूँ और ये तो मेरे से feel कर ज्यादा- रहा था सबको वहीं हाँ, बैठे बैठे। ये तो हाँ तो ये ये बाकियों को जो फील करा रहा है कि सुनो मैं मेंटली तुमसे ऊपर हूँ। ये बात है। एक बात ये भी है कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि जो समय है ना, कई बच्चों का पहले सीए बन जाते हैं या किसी का सीए इंटर पहले निकलता है, फाइनल में टाइम लग जाता है। कई बार सीए कोई पहले बनता है, उसका जॉब में टाइम लगता है। तो टाइम उतना मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर्स कि जब आप स्टार्ट करो उसका जो जब तक अचीव ना हो जाए सीए का डिग्री तब तक रेस्ट मत कीजिए। अब जब भी स्टार्ट करो, अगर आप 12th में हो, गो फॉर फाउंडेशन। आप जल्दी सीए बनोगे, आपका करियर जल्दी स्टार्ट होगा, आप ज्यादा गलतियां कर पाओगे अपने करियर में। हो सकता है आपने पहले कोई और डिपार्टमेंट लिया, आपको पसंद नहीं आया, आप चेंज कर सकते हो। मैंने सर अपना ऑडिट लिया था पहले, फिर मैं टैक्स लिया, फिर मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ। आई एम सो प्राउड कि इसको 90 मार्क्स आ गए। तो ये गलतियां अगर आप फाउंडेशन से जाओगे आप ज्यादा कर सकते हो। अगर आप बीकॉम में है, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं भी किया है, या कोई भी ग्रेजुएशन में है, तो बाबू अभी भी आप स्टार्ट करेंगे, लेट नहीं हुआ है। अगर कोई 22 साल में सीए बन रहा है और कोई 25 साल में बन रहा है, सारे लोग सीए बनने के बाद बाबू एक होता है, क्योंकि सीए एक गंगा है। मैं ये मानता हूं, एक बार जो नैया पार हो गई, नोबडी गिव्स अ डैम कि कितना टाइम लगा, किस एज में बने, बस ये मैटर करता है कि आप उसके बाद कितना अच्छा कर रहे हो। तो ये बात है। और कुछ पूछना है सर आपको? नहीं सर, मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा बस कि मतलब आपने पहले किया बाद में किया वो मैटर नहीं करता है। आपने उस पूरी ड्यूरेशन में पढ़ा कैसे, नॉलेज कैसे गेन करी और उसका एप्लीकेशन कैसे किया, वो मैटर करता है, चाहे फाउंडेशन से है चाहे डायरेक्ट एंट्री से है। हाँ, डायरेक्ट एंट्री वाला बच्चा थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होता है एज कम्पेयर टू फाउंडेशन का बच्चा, बस और कुछ नहीं। और कुशाग्रा ने तो जो 513 मंजिल मिलने से मतलब है, आज मिले कल मिले, बस मंजिल मिलनी चाहिए जी, रास्ता है, चलना है। आपको भी चलना है, जो लोग देख रहे हैं, चाहे मंजिल फाउंडेशन से मिलेगी या डायरेक्ट एंट्री से मिलेगी। आप कभी भी ये मत सोचना कि आपके लिए कोई लिमिटेशन है। ये यहाँ पर बैठा है, इस चीज़ का प्रूफ है। फाउंडेशन से भी सिंगल डिजिट रैंक आया है, इंटर से, डायरेक्ट एंट्री से भी आया है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी रास्ता AIR लाने का इन दोनों ही सोर्सेस से निकलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका माइंडसेट क्या है, क्या आपके अंदर वो विल पावर है, और क्या वो आप 9 महीने का एफर्ट इस चीज में डालना चाहते हो कि नहीं, कि दैट यू वांट टू एंड विद एन ऑल इंडिया रैंक। एकदम सिंपल है। डिसीजन इज एट द एंड ऑफ द डे जस्ट योर्स। और अगर तैयारी कर रहे हो तो ऑल इंडिया रैंक से फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता? यस कितने ऑफर से तेरे पास आज आर्टिकलशिप के लिए? सर 2 और कहाँ से? EY एंड डेलोइट। ऑल इंडिया रैंक से फर्क पड़ता है आज ये चूज कर रहा आज ही। है, वो लोग चूज नहीं कर रहे हैं। आज पलट गया। स्वयंवर में ये सीता है। अच्छा, एक चीज सर, जो अनअकैडमी में बच्चे ने पूरी कोचिंग करी है, तो मैं एक पूछूंगा सर अनअकैडमी के एंगल से। जैसे मैं क्लास में अक्सर बोलता हूं कि अगर किसी को रैंक, एंड नॉट नेसेसरी रैंक, अगर आपको बोर्ड में भी पास करना है तो 4 बातों को एटलीस्ट मैं मानता हूं जो बहुत जरूरी है। TCWG, हालांकि ऑडिट वाले सर बोलेंगे सर TCWG का गवर्नेंस फुल फॉर्म कुछ और है, मेरा कुछ और है। मैं कुशाग्र आपसे पूछ रहा हूं, अब बताना ये सब हुआ था कि नहीं। T से होता है टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, क्योंकि अगर आप टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कम से कम 2 महीना मिलना चाहिए आपके सेल्फ एंड मॉक टेस्ट के लिए। क्या बाबू आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हुआ था? जो भी टाइमलाइन दिया गया था जी सर, फेब मिड तक, फेब में कंप्लीट हो गया था, फेब मिड तक। फेब मिड तक। वेरी गुड। यानी 2 मंथ्स प्लस 2.5 मंथ्स इनको मिला था सेल्फ स्टडी करने के लिए। ये एक फायदा है, जब आप एक जगह से जहां पे सारे अच्छे एजुकेटर्स हो वहां से पढ़िए, कोई अननेसेसरी क्लासेस का क्लैशिंग ना हो, कहीं भागना दौड़ना ना पड़े, समय बचे, और जो समय बचता है उससे आप रिवाइज कर सकें। तो T से टाइमली कंप्लीशन, जो कि हुआ, बहुत बढ़िया। C, कंसिस्टेंसी। बाबू कभी ऐसा हुआ कि हम लोग जब क्लास ले रहे हैं, बेटा 15 दिन का छुट्टी है,
आज लिया नहीं लिया, टीचर आया नहीं आया, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं सर, डेली क्लासेस होते एग्जैक्टली तो कंसिस्टेंसी दोनों के एंगल से, टीचर के भी एंगल से जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने कोचिंग लिया, पैसे दिए, फिर टीचर ही गायब है। तो कंसिस्टेंसी टीचर का भी एंड स्टूडेंट का भी, सर स्टूडेंट का भी बोलो। ऑब्वियसली दोनों का स्टूडेंट का तो है ही सर, वो तो देख के लग ही रहा है, तो दोनों जरूरी है। अच्छा, डब्ल्यू से मैं मानता हूँ रिटन प्रैक्टिस। बाबू रिटन प्रैक्टिस क्लास में हुआ था कि नहीं? सर, क्लासेस में भी हुआ था, उसी से पता चला कि आंसर्स कैसे लिखते हैं। बहुत बढ़िया। तो रिटन प्रैक्टिस एंड इसी का एक्सटेंशन है बाबू मॉक टेस्ट। कुशाग्र ने बोला कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जो आपको पसंद है उसको कम से कम एक मॉक टेस्ट, जो पसंद नहीं है, जैसे तो ऑडिट पसंद नहीं था, कम से कम दो। एंड भाई को 89% मार्क्स आए, ऑडिट में नॉर्मली नहीं आता है। एंड फाइनली गोल ओरिएंटेड, कि भाई साहब ये जो जर्नी है और जो आपका उम्र है ना, आपका मतलब हम सबका, ये ना भटकने वाला है। एंड ये बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो 18 से 26, 18 to 26 का जो उम्र है, इसी का एफर्ट बताएगा कि बाबू आपका भविष्य कैसा होने वाला है। तो इस दौरान सोशल मीडिया बाबू अपनी यूज किया था? सर 9 Instagram? महीने बिल्कुल नहीं। इंस्टाग्राम तो सर पहले से इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया। तो बाकी बच्चे जो देख रहे हैं, जो रील या नाच, पॉइंट इज हो सकता है हमें भी रील में ही देख रहे होंगे बच्चे अभी। सोशल मीडिया का भी अच्छा यूज और बुरा यूज है। बट सर अंतिम के 2 महीने में तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर आप लोग यूज भी कर रहे हो ना, आप एक कंट्रोल लगा लो। कई सारे ऐप्स आते हैं, हाँ बहुत कि है। आप ऐप पे रिस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं कि चलो 10 मिनट देख लेंगे, तो आप इंस्टा देखो, बट एक लिमिट के साथ। 2 घंटे नहीं, हाँ आप आधे घंटे पूरे दिन में देख रहे हो, दैट इज फाइन। तो गोल ओरिएंटेड होना भी जरूरी है। तो TCWG अगर आप फॉलो करते हो, बोल तो बाबू निकल ही जाएगा। एंड अगर आप ईमानदारी से करोगे तो रैंक भी आ जाएगा। फाइनली कुशाग्र बाबू, अब आप सेलिब्रिटी हो, एंड मैं ये मानता हूं कि आपकी जिम्मेदारी भी है कि जिन बच्चों का नहीं हुआ आप उनको गाइड करो, या जो बच्चे जो फाउंडेशन के अभी क्लियर हुए हैं या जो अभी बीकॉम कर रहे हैं, वो भी आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। तो अंतिम की 3 पॉइंट्स जो आप उनको बताना चाहते हो, प्लीज। तो सबसे पहला तो जिनका नहीं हुआ, डिमोटिवेट तो नहीं होना, क्योंकि अगर अभी सेटबैक लग रहा है तो आगे जाके कहीं ना कहीं वो सेटबैक का सेट ऑफ हो जाएगा। तो डरना नहीं है, लगे रहना है। और जो पास हुए हैं अभी, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है अर्ली स्टार्ट, क्योंकि क्या होता है क्लासेस को ढूंढने में ही टाइम लग जाता है कि इस टीचर से किया, इस टीचर से किया। 1-2 टीचर्स देखना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ज़रूरी होता है, लेकिन जिससे देख लिया, फिर जिसका अगर मन लग गया तो फिर उसमें लगा रहना लास्ट तक, क्योंकि टीचर सब पढ़ाते हैं, आखिर में पढ़ना हमें ही है, सेल्फ स्टडी हमें ही करनी है। पास हम मेनली सेल्फ स्टडी से ही होंगे। तो अर्ली स्टार्ट होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि मैंने भी, मेरा डायरेक्ट एंट्री था, पहले था कि 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप होगी, मैंने उसी हिसाब से IT और उसी कंप्लीट कर लिया था लास्ट ईयर। लेकिन मैंने IT उसी अपना मिड जुलाई तक कंप्लीट कर लिया था, तो ताकि मैं अगस्त से जब बैचेस स्टार्ट होंगे क्लासेस अगस्त से ही ले सकूं, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि उस समय न्यू स्कीम का कुछ पता नहीं था। तो वो अर्ली स्टार्ट ज़रूरी है, ताकि आगे जाके भी रिवीजन का भी टाइम मिल जाए। तो आई बिलीव सारी बातें हो गई, बहुत सारा इंसाइट हमें भी मिला। बट बाबू मैं ये मानता हूं ना कि कुशाग्र ने जो भी फॉलो किया, ये जो भी किया, सर कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। बेसिक्स एकदम फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसी को बाबू कंसिस्टेंटली करना है। बिल्कुल। सबसे क्या होता है ना सर, बोलने में आसान है बट कंसिस्टेंसी से नहीं निकलता है। अब मैं शांत से देखो सर, डेली जिम जाते हैं, मैं जिम आप सोच सकते हो कि मैं 6 महीने में 6 दिन नहीं जा पाता हूं। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंसिस्टेंसी है। आपका जो टारगेट है, अभी आपका बाबू CA बनना है, उसके प्रति बाबू ईमानदार रहिए, रिस्पेक्ट कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए एंड सिंपल काम कीजिए, रैंक बाबू आ जाएगा, बहुत दूर तक पक्का निकल जाएगा। सर कुछ ऐड करना आप लोग प्लीज ऐड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, सर ने एकदम सही कहा। बच्चों, इन जो चीज़ें यहाँ पर बात चली हैं उन सबको नोट डाउन कर लो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सुनने में इतना ओवरवेलमेंट हो जाते हैं कि एकदम खो जाते हैं बात में। बट जो की चीज़ें उन्होंने बोली, ठीक है, की चीज़ें जो एजुकेटर्स ने उनसे पूछी, उसका आप एक नोट बना लो कि कल को यहाँ पर आप बैठे हो और ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हो और आप किसी और को गाइड कर रहे हो। अब किशन सर के पास चलते हैं। किशन सर, क्लोज करिए सारे बच्चों को एड्रेस करके, एंड दैट विल बी इट। थैंक यू सर। सो ये बहुत ही एक अच्छा राउंड टेबल हुआ,
सारे टीचर्स ने अपना अपना जो क्वेरीज पूछा, कुशाग्र के जो रिस्पॉन्सेज आए, इससे बहुत सारी चीजें हमें भी सीखने को मिली। आई एम श्योर बाबू आपको भी मिली होगी। उम्मीद करता हूं आप इन सबसे प्रेरणा लेकर अगला जो एग्जाम आएगा उसमें आप भी फोड़ोगे एंड एक मौका देंगे कि हम आपको एंड आपके पेरेंट्स को भी अपने साथ बुलाएं, ऐसा ही एक मीटिंग करें, मस्ती करें एंड जीवन में आगे बढ़ें। सी यू ऑल, वी हैव क्रैक्ड इट।